कि 5 लाख को हटाकर 50 लाख को कब से देंगे, और हम 500 रुपये महीना देते हैं तो क्या सरकार 1000 करना चाहेगी क्या? कि सन सोपा ने बांधी गांठ तो पिछड़े पाँवें 100 में 60 बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठा है अपने बेटे बहू माँ बेटी पोते के साथ। लेकिन मोदी जी का एक भी कोई कारिंदा, उनका कोई एक चपरासी भी जाकर उनसे नहीं पूछा आप तो दिल्ली से यहाँ तक चले आए आजमगढ़। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात तुमने कहा, 5 लाख घटाएंगे नहीं, 5 लाख और बढ़ा करके जोड़ करके देंगे। और हम लेके जा रहे हैं उन पे हेलीकॉप्टर से गुलामों की तरफ, और जो पढ़ लिख करके डिग्रियाँ लेके घूम रहे हैं उन्हें 2 पैसे का रोजगार नहीं दी। पूर्वांचल में तो उनकी दाल कहीं नहीं गलनी है, आजमगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं यूपी का हाल चाल द विलेज के साथ। और हम तस्वीर आपको पिछले लगभग 2 महीने से पूर्वांचल की दिखा रहे हैं कि क्या पूर्वांचल के लोग चाह रहे हैं और अब की बार उत्तर प्रदेश की जनता कैसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रही है। और तमाम उन मुद्दों पर बात कर रहे हैं जो मुद्दे ज़मीन के हैं, महंगाई का मुद्दा हो, चाहे रोज़गार का मुद्दा हो, चाहे वो कोरोना के टाइम पे जो मिसमैनेजमेंट हमने देखी, और चाहे अभी हाल ही की घटना लखीमपुर खीरी की हो। तमाम मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं और अगले 4-5 महीने चुनाव जब तक नहीं हो जाते तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के दिखाते रहेंगे। और इस कारवां में आज हम लोग आजमगढ़ में हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे, श्याम बहादुर सिंह यादव, इनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की। किसान आंदोलन 10 महीने से चल रहा है, समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो किसानों के लिए क्या करेगी। लखीमपुर की जो घटना हुई उस पर क्या राय इनकी है वो भी हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि अखिलेश जी जो दावा कर रहे हैं 400 सीटों का, वो कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। तो जी सर, सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं। अखिलेश जी की तमाम इंटरव्यू हमने देखे, उसमें वो कहते हैं कि 400 सीट समाजवादी पार्टी ला रही है। देखिए ऐसा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये कहना जो है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी देश में, प्रदेश में, समाज में, गांव में, देहात में कुछ ना करके 325 सीट पा सकती उत्तर प्रदेश में, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो बहुत काम किया। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खुद ही हमने 1100 करोड़ रुपए का काम कराया। ट्रामा सेंटर से लेके 5-5 पुल से लेकर के मंडी और ITI कॉलेज पॉलिटेक्निक के लिए, और ये क्या नाम है, सड़कें 5 पुल बनाए, न जाने कितने काम हुए, गिनाने से नहीं। अब लोग रियलाइज़ कर रहे हैं, जब कंपेयर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो लोगों को लग रहा है कि काम बोलता है। अच्छा, तो काम बोल रहा है और उसी काम बोलने के आधार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए कोई दूर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का आपके पास रिकॉर्ड है, इतिहास है, 3 ही सीट रह गई। तो अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 सीट छोड़ रहे हैं तो कम नहीं है। इसके लिए छोड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ रहे हैं, कम नहीं है। अच्छा, और बाकी पार्टियाँ? बाकी पार्टी कौन है? कांग्रेस है, प्रियंका गांधी लगातार मेहनत कर रही हैं। कांग्रेस से हम लोगों ने पैक्ट किया था, अब उसके आगे सारा किस्सा आपको मालूम है। अच्छा, चलिए, आजमगढ़ का एक इतिहास रहा कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कभी भी सीट जीती नहीं, लेकिन इस बार हमने देखा कि फूलपुर, जहाँ से आप पूर्व विधायक रहे, वहाँ से एक सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। यहाँ पर एक घटनाक्रम हो गया था 2017 में, तो भारतीय जनता पार्टी अपवाद स्वरूप ये सीट जीत गई। वो घटनाक्रम ये था कि बहुजन समाज पार्टी के जिस मुस्लिम प्रत्याशी को, ये भारत जो है, समाजवादी लोग तो जातियों में विश्वास नहीं करते। लोहिया जी ने कहा था कि जो समाजवादी है वो जातिवादी नहीं है, जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं हो सकता। तो हम जात पात में विश्वास नहीं करते, हमारी पार्टी नहीं करती, हमारा सिद्धांत नहीं करता। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी का नौजवान था वो, जिसको बहुजन समाज पार्टी के जिस प्रत्याशी को हमने हराया था, संयोग से दोबारा वो भी अवसर पाया था। तो जब वो दोबारा अवसर पाया तो उसने सारे मुस्लिम कैंडिडेट्स को मैनेज किया कि भाई हम बहुत नुकसान में गए, हमारा दुबई में कारोबार ठप हो गया, ये हो गया, और आप ऐसा करें कि इस बार हमको अकेले मुस्लिम कैंडिडेट रहने दें। तो ऐसी मैनेजमेंट के चलते वो अकेला मुस्लिम कैंडिडेट हो गया। तो जाति का प्रवाह जो है देश के अंदर, उसका प्रवाह बना, और उस प्रवाह के कारण दोनों लोगों ने एक मिली मार, जिसे देहात में कहा जाता है, एक स्ट्रेटजी बनाई। दोनों लोगों ने, मतलब भाजपा और बहुजन समाज पार्टी ने आपस में तय किया। दोनों लोगों की बहुत अच्छी छंती बनती भी है,
तो दोनों ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, बसपा जीत जाए, मैं जीत जाऊं, आप जीत जाओ, श्याम बहादुर सपा ना जीतने पाए। इस एक इंटरनल पैक्ट के चलते उन्होंने फुलवरिया, जो अरोला थाने के अंदर आता है, कॉन्स्टिट्यूंसी का है, अरोला ब्लॉक में कॉन्स्टिट्यूंसी का गांव है, वहां पर एक झूठा अपहरण का मामला बनाया। तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के भाई को अपहरित कर लिया गया और मुकदमा लिखा गया। ये सब प्री प्लान था और उसको 9:30-10 बजे सुबह, ये बिफोर पोलिंग नाइट का मैं किस्सा आपको बता रहा हूँ, 1 बजे का सारा जब वो फ्लैशअप हुआ 9:30-10 बजे तक सुबह, तो 9:30-10 बजे तक समाजवादी पार्टी और मैं चुनाव जीत रहा था। लेकिन 9:30-10 बजे के बाद जब वेट स्वीप करने लगा, हिंदू मुस्लिम का जब वातावरण सृजित हो गया, तो उसमें बहुत सा वोट मतलब जो है स्वीप कर गया, जिसकी वजह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी हारी। अदरवाइज यहाँ हारने का कोई औचित्य समाजवादी पार्टी का नहीं था। इस बार ये आत्मविश्वास कि हम जीतेंगे, हम 400 सीट ला रहे हैं, तो इस बार आप इससे सहमत हैं कि जातिवाद जो समीकरण लगता है उत्तर प्रदेश में, वो इस बार नहीं है? देखिए, इसके लिए बंगाल ने एक उदाहरण पेश किया है। एक जो बी टीम बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, उस बी टीम ने महाराष्ट्र में भी सरकार बनाने में गड़बड़ी की, उस बी टीम ने बिहार में तेजस्वी यादव को भी फेल्योर किया, उस बी टीम ने कलकत्ता माने बंगाल में भी ट्राई किया। लेकिन वहाँ के लोगों को मैं बहुत बहुत आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके वहाँ के जो मुस्लिम मतदाता रहे, कि उन्होंने एक स्टैंड लिया कि नहीं, हमें बरगलाने और बहलाने में नहीं जाना है, हमने एक सरकार बनानी है और सरकार ऐसी बनानी जो इस्टेब्लिश्ड है। तो उन्होंने ममता दीदी का साथ दिया, वो परिणाम आपके सामने है। वही बात यहाँ पर होनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, और ख़ास करके हमारे पूर्वांचल में तो उनकी दाल कहीं नहीं गलनी है। आजमगढ़ में तो कोई सवाल ही नहीं है, एक तरफा पोलिंग है। और हम अभी आपको बता दे रहे हैं, फिर आपसे मिलेंगे, 10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी बिल्कुल भारी बहुमत से जीतेगी। तो इशारों में आप बात कर रहे हैं, वो बी टीम कौन है वो भी बता दीजिए कि कौन सी बी टीम पूरा देश जान रहा है, आप भी जान रहे हो। और नाम लेने से फिर हम किसी के अधिकार में, हमने अभी कहा अपने भाषण में, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करते, ये उनका अधिकार है। तो इसलिए बी टीम कहने से आप समझो हम नाम नहीं लेंगे। जनता समझ जाए ना, जनता समझदार है, जनता बहुत। हाँ, जब नेताजी से हम लोग प्रणाम करने जाते थे आज 20 साल पहले, मुझसे उन्होंने कहा कि अगर कोई राजनीतिक गूढ़ प्रश्न आ जाए जीवन में, जिसके दोस्त यार और तुम्हारी टीम के लोग जवाब न दे पाएँ, तो उस सवाल को सवेरे जनता के बीच ले जाके रख दो, 24 घंटे के अंदर 24 जवाब मिल जाएंगे। जनता इतनी जागरूक है, तुम्हें जो जवाब अच्छा लगे वो सेलेक्ट कर लेना। तो जनता बहुत जागरूक है। हम पूर्वांचल की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में तमाम कई पार्टियां ऐसी हैं जो जाति के पर निर्धारित पार्टियां हैं, चाहे वो संजय निषाद की निषाद पार्टी हो, ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी हो, पीस पार्टी मुसलमानों की पार्टी पूर्वांचल में है। तो कुछ किससे बात समाजवादी पार्टी की? पीस पार्टी के 4 MLA थे जब हम विधायक थे, हमारी सरकार थी, तो 4 में 3 वहीं टूट गए थे, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए जो लोगों ने वोट दिया था उनको ये भरोसा है कि इनको हम वोट भी देंगे, टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बिक जाएंगे। तो ऐसा किसी दल पर कोई वोट करने के लिए रवादार नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेगा ऐसे किसी छोटे दल को वोट देने के लिए। हाँ, ये ज़रूर है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो स्वीकारता, जो उनकी ग्राह्यता समाज के अंदर बढ़ रही है, जो हर जाति संप्रदाय में बढ़ रही। अभी आप देखोगे मीटिंग में कितने लोगों ने ज्वाइन किया, मौर्य दलित लोगों ने ज्वाइन किया। इस तरह से हम जितना भी कार्यक्रम कर रहे हैं, 10, 20, 25 लोग हमेशा अच्छे लोग ज्वाइन कर रहे हैं। अभी जो ज्वाइनिंग उसमें यहाँ के वर्तमान BDC भी ज्वाइन किए। तो मेरा कहने का तात्पर्य कि सारे समाज के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी की स्वीकारता बढ़ रही है, उनकी ग्राह्यता बढ़ रही है, उनका जो मतलब जो उनके क्या कहता है, मतलब जो उनकी सौम्यता है, जो उनकी शालीनता है, जो उनकी ईमानदारी है, जो उनकी निष्ठा है, जो उनका विज़न है। आप देखिए कि जहाँ पर उन्होंने हमारे क्षेत्र में करोड़ों रुपए का ट्रामा सेंटर 100 बेड का दिया, वहाँ पर उन्होंने रिवर फ्रंट भी बनाया। जहाँ पे उन्होंने रिवर फ्रंट बनाया तो वहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट भी बनाया। अगर कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया तो पुराने लखनऊ को फिर से नवाबों जैसा बना दिया, पुराने लखनऊ को नवाबों जैसा बनाया, तो नौजवानों के लिए स्टेडियम भी दे दिया। बताओ 70-75 साल में कोई स्टेडियम नहीं बना राजधानी में, ये सब मेट्रो दे दी राजधानी को, ये कोई और जो उनका विज़न है। लोग, समाज, जनता ये महसूस कर रही कि अखिलेश यादव बहुत ही विजनरी नेता हैं, और ये प्रदेश ही नहीं देश इसको महसूस कर रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जो हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो बहुत विजनरी नेता हैं, उनका विज़न बड़ा है
वो प्रदेश और देश को तरक्की पर ले जाएंगे। इसलिए लोगों की आस्था और विश्वास उनके प्रति बढ़ रहा है, और जब विश्वास बढ़ता है तो वोट बन जाता है। उसी के भरोसे पर वो 400 सीट लाने की बात करें, और उसी भरोसे पे मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ 10 सीटें जीते जाएंगे और भारी अंतर पर जीती जाएंगी। तो अभी शिवपाल जी का बयान कल का है कि अखिलेश जी अगर 400 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, अगर हम 403 पे चुनाव लड़ने लगे तो हश्र बुरा होगा, ये शिवपाल जी कह रहे हैं। आप देखिए, ये जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है, मैंने आपसे कहा कि मैं किसी भी स्तर पर किसी के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करता। यह प्रश्न हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है। अगर ये प्रश्न आप समझते हैं कि मुझसे है तो मैं इसका जवाब दे सकता हूँ, पर ये प्रश्न मुझसे नहीं है, ये मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो इसका जवाब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दे तो अच्छा है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो ज़मीन के मुद्दे हैं उन पे हम बात कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि 2021 चल रहा है, जाति जनगणना होनी थी और उसका मुद्दा पार्लियामेंट में उठाया गया। तो समाजवादी पार्टी जातिगत जनगणना को लेके किस तरीके से बात करे, क्योंकि एक सवाल मेरे मन में और है, इस जवाब के बाद मैं पूछूंगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी और समाजवादी पार्टी भी हमेशा इस पक्ष में। आप और हम पैदा नहीं हुए थे तब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। उस समय नारा लगा था कि सन सोपा ने बांधी गांठ और पिछड़े पाँव 100 में 60। तो 100 में 60 का आंकड़ा आज से 35-40 साल पहले था, और आज भी अगर आप जनगणना पर जाएंगे तो 52-54% से अधिक हमारी ही पॉपुलेशन, हमारी मतलब मोस्ट बैकवर्ड की पॉपुलेशन है, बैकवर्ड की पॉपुलेशन है। और जो 2011 में जनगणना हुई, जनगणना हो अच्छी बात है, हम उसके इसमें नहीं जाते कि हो ना हो, हम तो सिर्फ इसी पर कह रहे हैं। हमारे माननीय नेताजी भी, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, माननीय धर्मेंद्र जी, तमाम हमारे नेताओं ने, हमारे पार्लियामेंट के राज्यसभा के तमाम सांसदों ने बार बार कहा कि जो 2011 में जनगणना हुई उसको पटल पे रखिए, उसको पटल पे रखिए। तो सरकार क्यों नहीं रखती पटल पर? 11 में जनगणना हुई, पहले उसे तो बता दे कि कितने कौन हैं। जनगणना कराती रहे, हम उसको मना नहीं करते, हर 5 साल पे कराए, हर 10 साल पे कराए, जो मानक बनाए कराए, पर जो कराया हुआ है उसको तो रखे इस पटल पे। पूरा देश तो जाने कि देश में किसकी कितनी आबादी है। तो फिर ये सवाल है, क्योंकि जो मैं बात कर रहा था कि सभी लोग कहते हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटीज़ को मिला के 90% होते हैं, 85% होते हैं, 90-85%। बाकी के 10-15% जो जनरल कैटेगरी के हमारे देश में लोग हैं। तो ब्राह्मण सम्मेलन करने की क्या जरूरत पड़ी फिर समाजवादी पार्टी? देखिए, हमने आपसे पहले कह दिया कि समाजवादी जो है वो जातिवादी नहीं है, जो जातिवादी है वो समाजवादी नहीं है, लोहिया जी ने कहा है। ठीक है, तो उसमें ब्राह्मण, चमार, कोयरी, कुम्हार, लोहार का कोई प्रश्न नहीं है। हम सभी लोगों के बीच जा रहे हैं, सभी लोगों को समेकित कर रहे हैं, सभी लोगों को जोड़ रहे हैं, सब में जागृति पैदा कर रहे हैं कि ये बाबा की सरकार, मोदी की सरकार प्रदेश और देश को लूट रही है। कोरोना का हाल आप देखिए क्या है। गंगा जी क्या माँ गंगा ने बुलाया, हमें किसी ने नहीं बुलाया। 2 बार MP बना दिया बनारस के लोगों ने, और माँ गंगा के पेट को, माँ गंगा के आंचल को मैंने लाशों से भर दिया। तो ये चीज़ें, कुछ सवाल, फिर ये चीज़ें जनता समझ पा रही है कि नहीं? क्योंकि हम मंच से देख रहे थे कि तमाम चीज़ें जो प्राइवेटाइजेशन की बात आप लोग कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी लगातार सारी चीज़ें बेचने का काम कर रही है। ये चीज़ें आम जनता जो है वहाँ तक पहुँच पा रही है, उसको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, या फिर 5 किलो मुफ्त राशन से काम चल जा रहा है? इसीलिए तो हम ये जागृति कर रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 12 तारीख से निकलने वाले हैं। हम लोग पहले से ये जागृति कर रहे हैं, आप पहले से आए देखे हैं, सैकड़ों लोग हैं, हज़ारों लोग बैठे हैं। इसी तरह से तो जागृति होती है। जनता अगर इतना महसूस कर पाती, समझ पाती, तो इन लोगों की दाल कहाँ गल पाती। ये लोग तो जो कांवड़ लेके जा रहे हैं उन पे हेलीकॉप्टर से गुलाबों की पंखुड़ियों की बारिश कर रहे हैं, और जो पढ़ लिख करके डिग्रियां लेके घूम रहे हैं उन्हें 2 पैसे का रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आरक्षण को ऐसे कान पकड़ रहे हैं, आउटसोर्सिंग से मंगा करके लोगों को नौकरियाँ दे रहे हैं, जब चाहे कान पकड़ के निकाल लें, जब चाहे जो कर लें। तो कहाँ पे रोजगार दे पा रहे हैं? अब देश का प्रधानमंत्री कहता है कि इतने वर्षों में इतनी ट्रकें निकली, उसमें 1 ड्राइवर 2 खलासी, इतने लोगों को रोजगार मिल गया। तो इस देश की हास्यास्पद स्थिति है। इसी को किसी ज़माने में कहा गया था कि अंधेर नगरी चौपट राजा, टका सिर खाजा, टका सिर भाजी, टका सिर खाजा। लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी तो मतलब ये जलियांवाला बाग का मतलब की पुनरावृत्ति है। जिस तरह से जनरल डायर ने जो है मौका नहीं दिया लोगों को भागने का, गेट बंद करवा करके, आप देखे होंगे जलियांवाला बाग, अगर आप गए हो, हम तो गए हैं, तो अभी भी गोलियों के निशान बने हुए हैं। लोग एक दूसरे के कंधे पे चढ़ करके दीवार फाड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसे गोलियां मारी जाती थी, सब गिर जाते थे, दरवाज़ा बंद करा दिया था। उसी टाइप का अब हम आप इंटरव्यू कर रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी लेके 4 ठो चढ़ जाए तो आपका कैमरा मैं और आप कहाँ रहेंगे? आगे से आए तो थोड़ा आदमी हटे बचे भी।
तो ये तो अंग्रेज़ों का जो कृत्य था उससे भी बीभत्स और नृशंस रूप है हत्या का। अब ये है कि हम लोगों के साथ एमएलए थे वो अजय मिश्रा टेनी, और भारतीय जनमानस ने, संविधान ने उनको देश का गृह राज्य मंत्री बना दिया। अब उनका लड़का वीडियो जैसे आप चला रहे हो, इसमें तमाम लोगों के चेहरे आ रहे हैं, वो दिख रहा है कि निकल के भाग रहा है, आप भी देखे होंगे, लेकिन वो लड़का कहाँ है, क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? कल हिरासत में लिया गया। तो ठीक है, लिया गया तो कार्रवाई कराएं। हमने तो अभी भाषण में कहा ना कि यहाँ तो किसी को बैठा लेते हैं, उसके बाप को, चाचा को, और कहते हैं जो अपराधी उसे लिया जाए, फिर उसके बाद देखा जाए। तो खीरी लखीमपुर में तो ये उनकी जो इंसानियत को शर्मसार करने की घटना है। और ऐसी घटना 11 महीने से हमारा किसान बड़ी संख्या में सड़कों पर बैठा है अपने बेटे, बहू, माँ, बेटी, पोते के साथ, लेकिन मोदी जी का एक भी कोई कारिंदा, उनका कोई एक चपरासी भी जाकर के उनसे नहीं पूछा। आप तो दिल्ली से यहाँ तक चले आए पूछने, आजमगढ़ 600 किलोमीटर दूर है, बल्कि 650 किलोमीटर दूर है। उनका एक सिपाही भी, एक कारिंदा भी जाकर नहीं पूछ रहा कि भाई किसानों क्यों यहाँ बैठे हो, आप देश के अन्नदाता हो। आज भी 79% जो है देश का जो इकॉनमी है वो कृषि पर ही डिपेंड है। देश के लोग कृषि से ही खा जी रहे हैं, उसी से तरक्की कर रहे हैं। उस पर भी उनको बजाय तमाम तरह की सुविधाएं देने के, अब दुनिया के और देशों में किसानों को बहुत सी सब्सिडी दी जा रही है, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। उज्ज्वला योजना दे दी, सब्सिडी दे दी, अब सब ले लिया। 1000 के ऊपर सिलेंडर है, कोई भरा पा रहा है? 250 रुपये का सरसों का तेल हो गया, एक महीने में कम से कम 1200 का तो सरसों का ही तेल खर्चा हो जाएगा। तो 1200 का सरसों का तेल और 1000 का सिलेंडर, 2200 तो एक सामान्य परिवार का यही खर्चा हो गया सिर्फ 2 आइटम में। बाकी सब चीज़ें बाकी रखी हुई हैं। अच्छा, हम जब किसान आंदोलन की बात करते हैं तो 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इस आंदोलन को, और लगातार तमाम सभी विपक्षी जितने भी दल हैं सभी ने साथ दिया। लेकिन आप अगर सत्ता में आते हैं, अखिलेश जी मुख्यमंत्री होते हैं, तो जो एमएसपी की मुख्य मांग है, कानून तो रद्द नहीं कर सकती राज्य सरकार, लेकिन जो एमएसपी की मुख्य मांग है वो क्या समाजवादी पार्टी देने तो काम करेगी? मैं ये आपसे बता रहा हूँ कि मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार ध्यान आकृष्ट किया था सरकार रहते समय। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सहृदयता आप समझ जाएंगे इससे। जो हमारे जवान फौज में हैं, हमारे साथी भाई बेटे जो शहीद होते हैं, अव्वल तो नेताजी ने उनको घर पहुंचाने का काम किया था जब रक्षा मंत्री थे, उन्हीं का बनाया हुआ और उन्हीं का निश्चित किया हुआ 10 लाख रुपया केंद्र सरकार देती है। उसके अलावा अभी तक 25 सालों में 1 रुपया किसी ने बढ़ाया नहीं। जब हमारी सरकार बनी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तय किया कि जो भी हमारे प्रदेश का शहीद होगा हम उसे 20 लाख रुपया देंगे उस शहीद को जाकर के। हमारी सरकार देती रही। बहुत सी जगहों पर ये समाज बहुत बड़ा है, देश बहुत बड़ा है, बहुत सी जगहों पर देखने को मिला, जैसे हम लोग ज़मीन पर काम करते हैं, कि कोई हमारा नौजवान साथी शहीद हो गया और 20 लाख रुपया उसकी पत्नी को मिला, उसकी पत्नी अपने मायके चली गई या उसने दूसरी शादी कर ली, या इस तरह की बहुत सी घटनाएं हुई। तो हम लोगों ने इस बात को खास करके रखा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास, तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में वो काम कर रहे थे, कि सर इसी 20 लाख रुपए में अगर 5 लाख रुपया काट कर आप उसके माँ बाप के जिम्मे कर देते तो उनके बुढ़ापे का कुछ सहारा बनता, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत हो रही हैं ज़मीन पर। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात तुमने कहा, 5 लाख घटाएंगे नहीं, 5 लाख और बढ़ा करके जोड़ करके देंगे। और उन्होंने ये काम किया। आप जानते नहीं, जानकारी कर लीजिए, 5 लाख रुपए उनके माँ बाप के खाते में जाता है, 20 लाख जो विधवा होती है हमारे शहीद को उसको मिलता है। तो इतना बड़ा हृदय है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। तो एमएसपी तो कोई चीज़ ही नहीं है। वो ज्यों सरकार बनेगी, आप देखिए किसानों के लिए 1 लाख का बीमा तय था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे नेता, हमारे संरक्षक, हमारे सब कुछ माननीय मुलायम सिंह जी ने 1 लाख किसान बीमा किया था। और जैसे हमारी सरकार बनी, पहली बैठक में, पहली असेंबली में, पहली कैबिनेट में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 5 लाख का बीमा कर दिया उसको, 1 से 5 लाख सीधे। तो वो क्या उनका विज़न है, कैसे काम करना चाहते हैं, वो समझ पाना आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बहुत विजनरी नेता हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सारे लोग उनके साथ खड़े होंगे और दुनिया का 6वां देश उत्तर प्रदेश और देश का 1/5 भाग की आबादी उत्तर प्रदेश अपने स्वर्णिम चरमोत्कर्ष पर जाएगा। अब 22 से लेकर के और 27 तक के बीच। जैसा कि आप कह रहे हैं कि उनके विज़न को समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो जनता फिर दिखा कि 2017 में समझ नहीं पाई। नहीं, जनता धोखे में रह गई। जनता ने ये समझा कि अखिलेश यादव ने इतना किया तो ये आएंगे तो इससे और ज़्यादा कर देंगे, क्योंकि
वो जो दल है, उस दल का जो संगठन है, आपको अब मुझे नहीं लगता कि आप तब पैदा रहे होंगे, उस संगठन ने एक ही बार में दुनिया के गणेश जी को न जाने कितने करोड़ों लीटर दूध पिला दिया। सुने कि नहीं ये घटना आप? तो वो बहुत क्या कहते हैं, बहरूपिया पार्टी है। कब कैसा रूप धरेगी आप उसको सोच नहीं पाएंगे। तो उन्होंने ऐसा रूप धर लिया समाज के अंदर, उन्होंने इस तरह का समाज में फैलाया कि सारा हिस्सा आपका यादवों ने लूट लिया। ये बाग बहार गांव है जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे 10 पुलिस में हुए हैं बच्चे, एक ब्राह्मण की लड़की हुई, बाकी सब बहिर हुए। बाबा ने क्यों नहीं रोका? हमने मना किया था क्या? जिस गांव में आप खड़े हैं, बड़ा गांव है ये, वर्मा लोग हैं, पंडित जी लोग हैं, 18 जातियाँ, छोटी बड़ी अधिक संख्या बिरादरी की है हमारे। अब उसमें एक पंडित जी की लड़की हुई है और बाकी 9 सिपाही जो है वो यादव के हो गए। बाबा ने क्यों नहीं रोक लिया? अभी देखो आप IAS का रिजल्ट आया, बाबा ने क्यों नहीं रोका? तमाम बाउंडेशन लगाए उन्होंने, लेकिन उसके बाद भी लोग, तो आप प्रतिभा को नहीं रोक सकते हो, चाहे किसी जात बिरादरी की हो। अभी फिर वह पार्टी दोबारा वो रूप रखेगी तो आप उसको रूप को दिखाने में समर्थ इसीलिए हैं कि हम नहीं? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हमारी पार्टी इसीलिए जागरूक करे लोगों को कि ये बहरूपिया पार्टी है, ये कोई भी रूप धर लेगी, इसलिए सावधान रहो। और सिर्फ एक लक्ष्य, अर्जुन की तरह मछली की आंख जो साइकिल निशान के रूप में है, वही ध्यान रखो और बस वही दबाने से बाकी सब चीज़ें अपने आप सही हो जाए। तो अच्छा है। ये थे हमारे साथ पूर्व समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक श्याम बहादुर यादव जी। इनसे हमने बातचीत करके बताया कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी का क्या विज़न और क्या मिशन है और 2022 के लिए क्या तैयारी समाजवादी पार्टी की चल रही है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए। तो तमाम चीज़ों पर बात करी, लखीमपुर खीरी घटना पे बात करी और आगे की क्या तस्वीर होगी वो हम लगातार आपको दिखाने का प्रयास करते रहेंगे अगले 5 महीने। चलिए महिलाओं पे क्या फिर बोलना महिला आदि आबादी आपने सवाल पूछा नहीं और आप वहाँ पे इंड कर रहे हैं। 55 लाख महिलाओं को हमारी सरकार पेंशन दे रही थी और बाबा ने आते ही एक आदेश जारी किया कि इसमें सब भ्रष्टाचार हुआ, इसकी जांच होगी। अब 2-3 महीना चुनाव को बाकी है, अभी तक जांच नहीं हो पाई। हम सदन में नहीं जा पाए, दुर्भाग्य हमारा। हमने अपने एक साथी से सवाल लगवाया, क्वेश्चन जिसे कहते हैं, तो जवाब आया कि 5 लाख लोग इसमें फर्जी जो है पेंशन पा रहे हैं। तो सदन में सप्लीमेंट्री पूछने का नियम होता है, 3 सवाल आप पूछ सकते हैं अपने किसी क्वेश्चन पे। तो हमारे साथी ने सप्लीमेंट्री पूछी कि 5 लाख को हटाकर 50 लाख को कब से देंगे, और हम 500 रुपया महीना देते हैं तो क्या सरकार 1000 करना चाहेगी? क्या करना चाहेगी तो कब से करना चाहेगी? आज तक 5 साल बीत गया, बाबा का कोई जवाब नहीं आया। वो पैसा कहाँ गया वो भी पता नहीं। बाबा ने एक बार हाथ उठाया कि कोरोना काल में सरकार की स्थिति ठीक नहीं है, हम छात्रवृत्ति नहीं दे पाएंगे। 18,000 करोड़ रुपया छात्रवृत्ति है प्रदेश के अंदर। वो पैसा बाबा ने हजम कर लिया, कहाँ गया पता नहीं। मठ में गया कि बाबा के पेट में गया, कहाँ हिसाब मांगे? अब हिसाब मांगने के लिए तो नियम बना दे रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री ने खाता अलग खोल दिया कोरोना में। दुनिया के देश जहाँ अपने नागरिकों को बचाने के लिए अपने खजाने को खोल दिए कि कैसे हम अपने नागरिकों की जान बचा पाएँ, कैसे इनको सुविधा दे पाएँ, वहाँ हमारे देश का प्रधानमंत्री नाकारा प्रधानमंत्री, और कुछ कहूँगा तो अच्छा नहीं होगा, बहुत से शब्द हैं विशेषण लगाने को, लेकिन नाकारा प्रधानमंत्री एक खाता खोल देता है। जब प्रधानमंत्री का कोष बना हुआ है, मुख्यमंत्री का राहत कोष बना हुआ है, 70-75 साल की आज़ादी में चला आ रहा है, तो उस खाते का नंबर देते पूरे देश को कि इसमें मदद करिए। अलग से एक खाता खोल दिया और मैंडेट उसमें ला करके पार्लियामेंट में नियम बना दिया कि इस खाते का कोई जवाब भी नहीं, कोई सवाल भी नहीं, और आप सूचना के अधिकार में भी हिसाब नहीं मांग सकते। तो इससे बड़ी बेईमानी क्या होगी? अब आप लोग ये सब चीज़ें जनता को दिखाएंगे कि नहीं? जब आप दिखाएंगे नहीं तो हमारी बात जाएगी नहीं, अखिलेश यादव की बात जाएगी नहीं, समाजवादी पार्टी की बात जाएगी नहीं। जब हमारा परसेप्शन ज़मीन पर नहीं जाएगा तो वो हेलीकॉप्टर से फूल गिरा करके कामयाब होने में आसानी पा जाते हैं। तो आप लोग ये चीज़ें जनता तक पहुंचाइए कि वास्तविकता क्या है। एक सवाल फिर और, क्योंकि जब प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो 24 का चुनाव भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अखिलेश यादव उस होड़ में आगे रहेंगे क्या, या फिर प्रधानमंत्री का चेहरा विपक्ष का, अपोजिशन का कोई और होगा? अब ये बड़ा सवाल है। मैं समझता हूँ कि मैं अभी व्यक्तिगत रूप से आपकी मैं समझता हूँ मैं अभी उस योग्यता में राजनीतिक रूप से नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने बहुमत की सरकार बना दी अखिलेश यादव की और 22 से 24 तक उनके विज़न का काम करने को मौका दिया, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उस होड़ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर रहेंगे। अब वो नंबर कौन सा रहेगा ये समय बताएगा। प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे, वो नंबर कौन सा रहेगा ये समय बताएगा। चलिए ठीक है।
तो सारी बातें आपने सुनी। पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से श्याम बहादुर सिंह यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। तमाम मुद्दों पर हमने बात करने की कोशिश करी और क्या तस्वीर आने वाले समय में इन 5 महीनों में दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की क्या तस्वीर है और उत्तर प्रदेश की जनता किसे अपना मुख्यमंत्री देखना चाह रही है और जो मुद्दे ज़मीनी हैं उन पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और जगह से, कुछ और लोगों के साथ। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें द विलेज। तब तक कि नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।